नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। दायित्व बंटवारा ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर लंबे वक्त से बयानबाजी और कयासों का दौर जारी रहा। कब बांटे जाएंगे दायित्व, ये बड़ा सवाल सभी के मन में रहा। लेकिन बुधवार देर रात जो 10 नेताओं की सूची जारी हुई उसने तमाम कयासों पर विराम लगा दिया और एक तरह से दायित्व बंटवारे का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसा कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री धामी के विदेश दौरे से लौटने के बाद इस लंबित कार्य पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सीएम ने लंदन में बैठे बैठे बीजेपी नेताओं को तोहफे दे दिए। इस सूची के जारी होते ही जहां नए दायित्वधारियों में खुशी है, तो वहीं कई नेता अपने नाम का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि ज्योति प्रसाद गैरोला को 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति राज्य स्तरीय का उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि रमेश गढ़िया को उत्तराखंड राज्य स्तरीय जलागम परिषद का उपाध्यक्ष और मधु भट्ट को उत्तराखंड संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। मुफ्ती शमून कासमी को उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद का अध्यक्ष, पूर्व सांसद बलराज पासी को उत्तराखंड राज्य बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण संस्था का अध्यक्ष बनाया गया है। सुरेश भट्ट को राज्य स्तरीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य एवं अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है, जबकि अनिल डब्बू कृषि उत्पादन एवं विपणन बोर्ड मंडी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। कैलाश पंत उत्तराखंड राज्य सलाहकार श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। शिव सिंह बिष्ट प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और राज्य स्तरीय अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष होंगे, तो वहीं नारायण राम टमटा को हरिराम टमटा परंपरागत शिल्प उन्नयन संस्था का अध्यक्ष बनाया गया है। ये 10 नाम इस पहली सूची में शामिल किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत हृदय से आभार है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश नेतृत्व और सभी कार्यकर्ताओं का आभार है। पार्टी ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से जो मुझे दी है, वस्तुतः भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से काम करने के बाद, अलग अलग दायित्वों के निर्वहन के बाद जो है अब एक नई जिम्मेदारी मिली है। हम सबका एक ही लक्ष्य है कि सरकार के जनकल्याणकारी कार्यों को, सरकार की नीतियों को और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के जो विकास के नए विज़न हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ये जो नए विज़न दूरदृष्टि है, उन सब बातों को लेकर हम कार्यकर्ताओं के साथ आम जन तक उनको लाभान्वित करने का, उनको प्रोत्साहित करने का हम काम करें। तो उसी सब कड़ी में एक सहभागी के रूप में मेरी एंट्री हुई है। तो मैं इन सबको साथ लेकर आम जन के जन कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाने में एक सहयोगी की भूमिका में रहूँगा। दायित्वधारियों को जिम्मा मिल चुका है, मंत्रिमंडल विस्तार अभी तक नहीं हुआ है। एक सर क्या कहेंगे आप इस पूरे जिस तरह से सौगात मिली है दायित्वधारियों को? नहीं, बहुत अच्छी बात है। उन सबको मेरी ओर से बधाई है। वो अच्छा काम करें, सरकार के लिए सहयोगी बने और ईमानदार और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का काम करें। कार्यकर्ता हैं तो उम्मीद बिल्कुल रहती है और मैं युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया है, जो हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के थे, उन्हें ये सम्मान मिला है। अभी मुझे लगता है कि शुरुआत हो चुकी है। एक एक करके बाकी लोगों का भी नंबर आएगा और सब लोगों को जिम्मेदारी मिलेगी। हर व्यक्ति मान सम्मान का भूखा होता है, वो चाहता है कि मुझे भी सेवा करने का अवसर मिले और मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं का अधिकार भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली सूची जारी की है, मुझे लगता है कि अब सिलसिला शुरू हो जाएगा और बाकी लोगों का भी अच्छा नंबर आएगा। प्रदेश के अपने प्रमुख कार्यकर्ताओं को दायित्व मिला है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता नेताओं को दायित्व दिया है और भविष्य में भी अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को दायित्व मिलेगा, ऐसी उम्मीद की जाती है। देखिए, 2 साल का इंतजार करने के बाद 2.5 साल का इंतजार हो गया। ये 2021 में दायित्वधारी हटा दिए गए थे जब तीरथ सिंह जी चीफ मिनिस्टर बने थे 2010 मार्च में, और 2.5 महीना 2021 मार्च में, और 2.5 साल व्यतीत हो गया है। आज फिर इन्होंने दायित्वधारी बनाए हैं, लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगा कि हल्का सा चूरन या च्यवनप्राश चटाने का काम किया है। 10 लोगों की सूची निकाली है। एक अनार 100 बीमार है इनके यहाँ, देर आई दुरुस्त आए।
हाँ, कार्यकर्ताओं का सम्मान ध्यान जरूर रखना चाहिए, चाहे राजनीतिक दल में जो लोग लंबे समय से काम करते हैं वो उम्मीद करते हैं, लेकिन इतना है कि सरकारी धन का कम दुरुपयोग करें तो ये अच्छी बात होगी कि कम से कम मितव्ययिता बरतें और कम से कम लोगों को बनाएं, अच्छा बनाएं। लेकिन ये इतना ज़रूर है कि एक च्यवनप्राश और चूरन चटाने की बातें हैं। नहीं, ये भाजपा का अंदरूनी मामला है, वो किसको दायित्व देना चाहती है, किसको नहीं देना चाहती। हाँ, लेकिन दायित्व दिए हैं तो अब इनसे काम भी लें, क्योंकि उत्तराखंड की जनता की गाड़ी कमाई इनको दी जाएगी मानदेय के रूप में, तनख्वाह और इनके पर्क्स के रूप में। तो जब इतना खर्चा इनके ऊपर हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत ही विकट आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, ऐसे में दायित्व बांटना और कितनों को बांटना ये भाजपा को निर्णय लेना है। और अगर अब दायित्व दिया है तो हमने जनरली देखा है कि ये केवल टोटल पूरा करना या लीपापोती होती है या अपनी जिम्मेदारी से इतिश्री भर होती है, इनसे काम कुछ नहीं लिया जाता, ये पद लेकर घर बैठ जाते हैं। अब ये सुनिश्चित होना चाहिए कि जिसको भी पद मिला है, जिसको भी दायित्व मिला है, वो उत्तराखंड की प्रगति के लिए काम भी करे। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार लंबा इंतजार खत्म हुआ और पहली फहरिस्त में 10 नेताओं के नाम शामिल हैं। इस चर्चा में तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सत्यवीर सिंह चौहान भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, आशीष नौटियाल कांग्रेस प्रवक्ता हैं, अनिल थपलियाल जी यूकेडी नेता हैं और सुभाष झा वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। सत्यवीर जी, सबसे पहले बधाई आप लोगों को इसलिए क्योंकि लंबा इंतजार, कई सारे सवाल और आखिरकार पहली 10 नेताओं की लिस्ट जारी हो गई, क्या कहेंगे? दिव्यदर्शनी जी, आपके एचएनएन के चैनल के माध्यम से जिनको नवीन दायित्व मिला है उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से आत्मीय शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी का जो ध्येय रहा है, चाहे संगठन का जो ध्येय रहा है, हमारा कभी भी ये ध्येय नहीं रहा है कि मुख्यमंत्री तक या 10 जनपद तक ही केवल सत्ता को केंद्रित करके रहे। दीनदयाल उपाध्याय ने जिस विचारों को जनता के बीच में रखा था, संगठन के बीच में रखा था, उन सबका अनुसरण करते हुए हम कि सत्ता को किस प्रकार से विकेंद्रित किया जाए या विकेंद्रीकरण किया जाए और अंतिम व्यक्ति तक कैसे हमारी पहुंच बनी जाए, उसका आपने ये उदाहरण देखा है कि जिस प्रकार से अभी दायित्वधारियों की घोषणा हुई है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो उनका विचार है अंत्योदय का, जिस प्रकार से हमने पहले भी उसका अनुसरण किया है, लगातार अनुसरण कर रही है। हमारी सरकार का जो संकल्प से सिद्धि का भी जो कि संकल्प को कैसे सिद्धि तक पहुंचाना है, उसको हम लगातार काम धरातल पर उतार रहे हैं। और आने वाले समय में मुझे ये लगता है कि सत्ता की जिस प्रकार से पहुंच बनी है जनता के बीच में, उसी का प्रतिफल है कि 2017 के बाद जिस प्रकार से 2022 में परिणाम आए हैं, उससे यह स्पष्ट होता है कि हमारी सरकार के जो काम थे, हमारी सरकार के जो द्वारा नामित जो पदाधिकारी थे या मंत्री थे या जो हमारे प्रतिनिधित्व चुन के आए, उनके द्वारा जब वहाँ तक जनता तक पहुँचे, तभी इसी प्रकार के परिणाम आए कि हमें पूर्ण बहुमत की सरकार मिली। हमारा संकल्प है उनका कि अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुँचना है। दीनदयाल जी के विचारों को अनुसरण करते हुए कि जो अंतिम व्यक्ति है, जिसको सरकार की योजनाओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको कि जो कल्याणकारी योजनाएं हैं जो फाइलों तक ही दब जाती है, वो उन तक कैसे पहुँचे, उसके लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। जो दायित्व मिले हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने आप में इतने कर्मठ व्यक्ति है कि वो आने वाले समय में जो उनको दायित्व दिए गए हैं, जो उनको विभाग दिए गए हैं, जो उनको जिम्मेवारियां दी गई है, उसका वो परिपालन करेंगे और सरकार को जिस प्रकार से जनता तक पहुंचना चाहिए वो आपको आज दिखेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस प्रकार से लगातार रहा है कि अंतिम व्यक्ति तक हमारा किस प्रकार से चाहे केंद्र पोषित योजना हो चाहे राज्य पोषित योजना है, उनका 100% उनको लाभ मिलना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार का गठन हुआ है, वास्तव में ये जो हमारे संकल्प से सिद्धि का जो हमारा विचार है, उस विचार को पूर्ण करेगा और लगातार दीनदयाल उपाध्याय के जो विचार है अंत्योदय का, एकात्म मानववाद का, उसको साकार करेगा। और मैंने फिर कहा कि हमारा ध्येय कभी नहीं रहा है कि सत्ता को मुख्यमंत्री कार्यालय तक या 10 जनपद तक उसको कैद करके रखा जाए। सत्ता का विकेंद्रीकरण किस प्रकार से हो, उसका ये सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। और उन व्यक्तियों को चुना गया है जो लगातार कई वर्षों तक या दशकों तक उन्होंने जनता के बीच में रहा और उनकी आम परेशानियों को, उनकी आम समस्या
समस्याओं के, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को जी। वो जानते हैं। मुझे वास्तव में लगता है कि जो निर्णय लिया गया है वो बेहतर निर्णय लिया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि जिस प्रकार के व्यक्तियों को और जिस प्रकार का तालमेल उन्होंने इस दायित्वधारियों की किया है, चाहे वो किस पूरे मैं कहना चाहूंगा कि पूरे समाज को इसमें समग्रता से उन्होंने इसमें पेश किया है। और आने वाले समय में ये उत्तराखंड के उत्थान के और प्रगति के लिए और शिखर के लिए किस प्रकार से आगे ले जाना है, वास्तव में वो धरातल पर आपको आने वाले समय में दिखेगा। बिल्कुल। आशीष नौटियाल, आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरी सूची को? 10 नेताओं की फहरिस्त ये है जिसमें अहम पद दिए गए हैं, क्योंकि लंबे समय से सवाल उठ रहा था कब होगा, आखिरकार हो चुका है। देखिए 10 पद क्या दिए, सत्यवीर भाई ने तो पूरी कहानी सुना दी कि क्या क्या हुआ था। ऐसा कुछ नहीं सत्यवीर भाई, आपके यहाँ भी कई पद मिलने हैं, पर ये उस तरह से पद दिए गए जैसे डॉक्टर जब कोई दवाई देता है तो उससे पहले एक इंजेक्शन लगा के देखता है कहीं ऐसा ना हो उसकी सेफ्टी हो, कहीं कुछ हो ना जाए, एलर्जी उलर्जी ना हो जाए, दवाई सूट करेगी नहीं कर रही। इसी तरह से 10 लोगों को पद देके इन्होंने दिखाया, ये देखने की कोशिश की कि कौन कौन नाराज हो रहा है। पद तो एक साथ देना ही है। अब उन्होंने ये जानने की कोशिश की कितने लोग नाराज होंगे। इन्हें 2024 मैनेज करना है, इनको जनता से कोई वो नहीं है कि हमें जनता के लिए कुछ करना है। जनता के लिए नहीं करते हैं ये लोग, अपनी पार्टी के लिए करते हैं। सिर्फ इनको ये देखना है कि 2024 का चुनाव नजदीक है, नगर निगम का चुनाव नजदीक है, कहीं कोई बागी तो नहीं हो रही, कितनी दिक्कतें आ रही है। अगर कोई ज्यादा चिल्लाएगा तो उसको बैठा के समझा लेंगे कि अभी सबका थोड़ी हुआ, अभी तो लिस्ट अपने 10 नाम ही तो दिए हैं, तेरा नाम अगली लिस्ट में आ जाएगा। वो अगली लिस्ट कब आएगी? आज से श्राद्ध लग चुके हैं, आप देखिए कल से श्राद्ध लग जाएंगे, फिर 15 दिन आप ऐसे टालेंगे, फिर उसके बाद आप फिर 10 नाम चुपके से दे देंगे। तो ये तो इस तरह चलता रहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ 2024 की तैयारी है और कुछ नहीं है। इनको दायित्व तब बांटने की याद आती है। आपको अगर देना था पहले दे देते, 2 साल तो सरकार चलाते हुए हो गया है, पर आपने तब नहीं दिए। अब आपको ये 2024 के लिए आपने अपने कार्यकर्ता तैयार करने हैं, वो भी सरकार के पैसों में। उत्तराखंड पहले ही इतने कर्ज में है, आपको सिर्फ अपने सरकार के अरे आपको कार्यकर्ता बनाने हैं तो आप अपने पार्टी से बनाए। आपकी सबसे पैसे वाली पार्टी तो आपकी है, उस अपने पैसे दें। आप क्यों सरकारी खजाने को लुटा रहे हैं इनके अपने चुनाव की तैयारी में? तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जो जरूरी था मंत्रिमंडल का विस्तार करना, 4 पद आज भी खाली हैं, वो विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। आप एक बेचारे धन सिंह जी को 2 इतने महत्वपूर्ण विभाग देके बैठे हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा 2 विभाग आप जानते हैं किसी भी राज्य के लिए एकदम रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। स्वास्थ्य की कितनी लाचार व्यवस्था है। आप कोई डेंगू के अगर आप कोई मिलता हो पेशेंट तो आपको बता देगा। आज मैं देख रहा था मैडम दून अखबार में, आरका हिंदुस्तान में, दून अस्पताल में एक पेशेंट को लेटा हुआ है और उसका जो साथ में आरका बेचारा वो बोतल ग्लूकोज की लेके खड़ा है। वहां इतनी व्यवस्थाएं तक नहीं है, स्ट्रेचरों की व्यवस्थाएं नहीं है, पेशेंट को रहने के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं है। तो किस तरह से आपने हल कर रखा है राज्य का। और बात करते हैं आप कि हम वहां चले गए, इतना पैसा लेके आ रहे हैं, 7,000 करोड़ की बात हो गई है, 2.5 लाख करोड़ लाना है। तो सिर्फ और सिर्फ 2024 के लिए जनता को भी गुमराह कर रहे हैं। और जनता तो आप करते ही हैं, आप अपने कार्यकर्ताओं को, जो आपके समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनको तक आप गुमराह करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपने पहले लिस्ट निकाल दी होती तो निश्चित है मैडम बहुत बड़ी बगावत होने वाली है पार्टी के अंदर। बिल्कुल। अनिल थपलियाल जी, आपको क्या लगता है सर, 2024 की तैयारी है क्या या फिर ये पद महत्वपूर्ण थे जो अब जिसकी शुरुआत हो चुकी है, कहीं ना कहीं मामला अटका हुआ था? जी, सबसे पहले तो अफसोस इस बात का होता है हमें कि जो देखने में आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली, आप ये बताइए दायित्व जो दिए गए हैं, ये दायित्व किन चेहरों को दिए गए हैं जो कुछ समय यानी लोकसभा का सीधे सीधे कनेक्ट है इससे, लोकसभा चुनाव का 2024 का, उन लोगों को दिए गए हैं जो अब अगर उनको दायित्व नहीं मिलते तो वो बगावत कर सकते थे। और काफी लंबे समय से इनका एक प्रचलन चल रहा था। जैसे कि अभी अपने कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष नौटियाल जी ने कहा बस इनको करना ही था तो मंत्रिमंडल में कोई अच्छा विस्तार करते, कोई अच्छे मिनिस्टर बैठाते। पहले तो अंतिम समय में ये लोकसभा चुनाव के दौरान ही सारी योजनाओं को, सारे मंत्रिमंडल क्या नाम है अपना इसका कार्यकारिणी का विस्तार, ये क्यों करना चाह रहे हैं, ये क्या दिखाना चाह रहे हैं, इसका क्या फायदा है जनता को, क्या मिलेगा? ये तो खर्चे हैं, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। जो बोर्ड का चेयरमैन बनेगा उसको फैसिलिटी चाहिए होंगी, वो भी तो खर्चा है। वो बोझ किस पे है? राज्य पे है। राज्य में टैक्स बढ़ाएंगे और चीजों पे ये करेंगे और उससे वसूल करके फिर इनको इनकी सुख सुविधाओं में लगाएंगे। जो मूलभूत चीजें थी जिन पे इनको फोकस करना चाहिए था, अगर कर ही रहे थे ये लोकसभा चुनाव के दौरान, तो
ये करते इनकी कम से कम मेरे ख्याल 120 योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दी थी 2019 से 2014 से और 2019 तक की बात मैं करूं जी। तो अभी तक उनमें से कितनी योजनाएं ऐसी हैं जो प्रॉपर वो योजनाएं जितने इन्होंने चेयरमैन बनाए हैं उनके अंतर्गत हैं। कोई भी ऐसी ठोस योजना नहीं है जो इसके अंतर्गत होगी। अगर होगी भी तो वो गिनी चुनी एक आध योजनाएं हैं। सीधा ये स्टंट है 2000 लोकसभा चुनाव 2024 का। बिल्कुल इनको पता है। अब ये चरणों में क्यों निकाल रहे हैं, ये भी एक सोचनीय तथ्य है। चरणों में निकालने का क्या मतलब? अगर आपको 20 अध्यक्ष बनाने तो एक साथ बनाइए ना। आपको बोझ डालना ही है प्रदेश पे तो एक साथ बनाइए। आपको अलग अलग चरणों में बनाने का क्या मतलब है? तो इसमें से फिर फिल्टर होंगे, फिर देखा जाएगा दूसरी लिस्ट में कौन इनके बनने के बाद बगावत कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। इनकी कार्यप्रणाली समझ में नहीं आ रही है। ये बिल्कुल या तो जनता को ऐसे समझ रहे हैं कि मेरे ख्याल से सत्ता यानी हिटलर शाही की सत्ता है तो केंद्र और सरकार डबल इंजन है, तो जो चाहे हम तब तक 27 या 24 तक जो कर सकते हैं करेंगे। अब ये बिल्कुल नहीं चलने वाला, नामुमकिन है। ये अध्यक्ष बनाए या पुनः मुख्यमंत्री चेंज करें या जिस प्रकार की गतिविधियां लाएं 24 तक के लिए, वो मुझे नहीं लग रहा है कि 24 में कुछ इनके लिए बहुत बड़ा एक रास्ता बन रहा है। लेकिन ये मैं इतना आगाज कर दूं कि अब 2024 की तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन आगे 2027 इतनी विकट विषम समस्या इनके लिए उत्पन्न हो जाएगी कि 24 में तो हो सकता है कि दायां बायां करके झूठ सच बोल के कुछ ना कुछ इनके, क्योंकि महारत हासिल है सरकार बनाने में, इनको गिराने बनाने में महारत हासिल है। लेकिन अब जो आगे 2027 की मैं बात करूं तो ये इनके लिए बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा है। इतनी बड़ी चुनौतियां हैं कि उन चुनौतियों में से जो इन्होंने जब प्रचंड बहुमत लेके सरकार बनाई थी तो जो वादे इन्होंने जनता से सीधे किए थे उनमें से 100% किसी में भी कार्य नहीं हुआ है। ठीक है। और मुख्य ज्वलनशील जो मुद्दे थे उत्तराखंड के उन पे कोई कार्य नहीं हुआ। केवल पार्टी का विस्तार, पार्टी का डेवलपमेंट, पार्टी का कार्यालय का डेवलपमेंट केंद्र से लेकर और राज्य तक, यही मुझे देखने को मिला है और जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया है। एक दल के सदस्य होने के नाते मैं जरूर इनको कहूंगा कि अब कार्यकारिणी और ये अध्यक्ष का विस्तार करना, बोर्ड अध्यक्षों का या मंत्रिमंडल का विस्तार करना ये समय नहीं है। अब इनके पास समय बहुत कम है। हो सके तो राज्य की जनता हित में कार्य करें और जो योजनाएं इन्होंने 120 योजनाएं जो मैं आज रिसर्च देख रहा था, पढ़ रहा था, उन योजनाओं में से अगर इस 30 योजनाएं भी धरातल पे उतारते तो मेरे ख्याल राज्य की जनता इनको पुनः विचार करती, दोबारा समर्थन करने में पूर्ण समर्थन सुभाष झा जी, आपका क्या एनालिसिस है सर? क्या है ये 24 का स्टंट है या फिर ये विस्तार जरूरी था, दायित्व का बंटवारा जरूरी था जिससे जो मैकेनिज्म है वो स्मूथली चल सके? देखिए दिव्या जी, सबसे पहली बात ये है कि हर सरकार को चलाने का या सिस्टम को चलाने का सबके अपने अपने तरीके हैं और अपने हिसाब से सब अपने तरीकों से चलाता है। वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो या किसी अन्य दल की सरकार हो। अब अभी हमारे भाजपा के मित्र, हमारे प्रिय अनुज सत्यवीर जी बता रहे थे कि ये जो है बहुत ज़रूरी था। मैं उन्हीं के सवाल से सवाल करना चाहता हूँ कि ये बताइए कि आखिर 2 साल तक इतना ही विकेंद्रीकरण इतना जरूरी था जिसकी ज़रूरत आप महसूस कर रहे थे, तो 2 साल तक अगर ये सारे काज करने वाले लोग थे और इनके और दायित्वधारियों के आने से काम उत्तराखंड का बहुत बढ़ जाएगा, 4 चांद लग जाएगा, तो 2 साल तक आखिर आपने क्यों रोक रखा था? इसका मतलब 2 साल से आपने उत्तराखंड के विकास की गति को अवरुद्ध कर रखा था, उसकी गति को कम कर रखा था। एक सवाल। दूसरा बात ये उठता है कि जब आप इस समय, अब जब चुनावी मौसम शुरू हो चुका है, चुनाव का सूत्रपात शुरू हो चुका है, उसके वातावरण बनाने, उसकी कवायदें, उसकी कोशिशें जारी हो रही हैं, अब शुरू हो गई हैं तेजी से, तो उस दौर में अगर आप दायित्वधारी बनाते हैं किसी को तो निश्चित तौर पे आप पर ये आरोप लगाया जाएगा और ये आरोप सही भी है कि ये चुनावी कवायद है। अब रह गई कि ये चुनावी कवायद, जहां तक ये बात है कि इनके कार्यकर्ताओं को, ये हर पार्टी करती है, ये कांग्रेस में भी होता है, ये भाजपा में भी होता है कि वो अपने जो इनके सक्रिय कार्यकर्ता है उनको छोटी छोटी जवाब। लेकिन अभी तक मेरा जो अपना तजुर्बा रहा है पत्रकारिता का, या अपना जो मेरा नजरिया रहा है वो ये रहा है कि जितने भी दायित्वधारी होते हैं मोटे तौर पर, ऐसे नहीं कि इसमें आज काम करने वाले लोग नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर उसका फलसफा जो है वो बहुत ज्यादा वहां की जनता को या वहां के प्रशासन को नहीं मिलता।
जितने दायित्वधारी होते हैं वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि वो अपने दायित्व का निर्वहन करने कम जाके अपने, उनको लाल बत्ती गाड़ी चाहिए, उनको ये चाहिए, उनको वो चाहिए, उनकी फैसिलिटी चाहिए, ये इसके लिए आते हैं। और पार्टी भी ये मान करके चलती है, उनको खुश करने के लिए ये काम करती है। चूंकि अब चुनाव है तो जाहिर है भाजपा को ये चाहिए था। हमारे लिए तो खुशी की बात होगी कि हमारे सतवीर जी को भी कोई दायित्व मिले, लेकिन अब देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है। अभी तो 10 ही का, और ये लोग ठीक ही बता रहे हैं कि अभी 10 का शगुफा छोड़ा गया है। 2 साल से कई बार आप देखी होंगी कि कई बार ये खबरें आ रही थी कि मुख्यमंत्री कल दायित्वधारी बना देने वाले हैं, परसों दायित्वधारी बना देने वाले। ऐसी लिस्टें कई बार फेक लिस्टें भी जारी हुई अंदर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। लेकिन वो सारी चीजें आज वो सामने आया तब, जब मुख्यमंत्री विदेश में हैं और वहां से लिस्ट जारी होता है और यहाँ आता है, तो निश्चित तौर पर ये स्ट्रेटेजिक प्लान है भाजपा का, और उसको प्लान करने का भाजपा को ये हक है। सत्यवीर जी, सवाल बहुत सारे उठ गए हैं, क्योंकि हम लोग काफी समय से सवाल आप लोगों से कर रहे थे क्यों नहीं किया दायित्व बंटवारा। अब जब हो चुका है तो उस पर भी सवाल हैं, तो एक एक करके आप बता दीजिए कि आखिर 2024 की ये जो स्ट्रैटेजी बनाई गई है, ये 2024 की स्ट्रैटेजी है या ये 10 नाम इसलिए कि ये देखना चाहते थे, टेस्टिंग टाइम था कि कितने नाराज हो सकते हैं और कौन नाराज है तो उसे मना नहीं आ जाए। पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारी पार्टी का सिद्धांत रहा है, हम कभी भी पद की लालसा में नहीं रहते हैं और सत्ता में भी केवल संवैधानिक और लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं। तो उसके माध्यम से किस प्रकार से जनता की व्यापक रूप में या बड़े स्तर पर सेवा की जाए, उसके माध्यम से हम सत्ता में आते हैं और लोकतंत्र को हम आत्मसात करते हैं, संविधान को भी हम जिस प्रकार से आत्मसात करते हैं उसी के चलते हम आज सरकारों में हैं, अन्य प्रदेशों में भी है, केंद्र में भी है। टोटल मिला के जो आपकी जो चर्चा का विषय जो समाहित हो रहा है, जो मतलब कि मैं कहूंगा कि जो कंक्लूजन हो रहा है या कंक्लूड हो रहा है, तो वो केवल एक ही जगह पे जाके हो रहा है कि 2024। तो अभी से इन लोगों को 2024 का डर और उनकी हार का डर अभी से सता रहा है। और 2024 के लिए तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से काम किया है, भारत को जिस स्थान में विश्व में दिलाया है, भारत की जो प्रतिभा आज अनेक देशों में जाके दिखा रही है, और भारत का जो इंटरेक्शन रहा है दूसरे देशों से, वो अगर जिस समय हम 24 के मैदान में आएंगे तो मैं आपको कह रहा हूं कि आपको इस बार जो हमारे 303 के आंकड़े थे उससे भी अधिक हम आएंगे। और हम अपने कामों के आधार पर, केवल मात्र एक ऐसी पार्टी है जो कहती है कि हम अपने कामों के आधार पर जाते हैं और जनता के बीच में बताते हैं कि हमने ये काम किया, हमने आपसे ये संकल्प किया था, आपसे हमने ये कहा था कि अच्छा, आपने कामों का जिक्र किया तो ये सवाल भी मैं जोड़ देती हूँ जो आपने कहा, जो थपलियाल जी ने सवाल उठाया, 120 केंद्र जो प्रायोजित जो योजनाएं हैं जो सरकार को दी थी, राज्य सरकार को, उनका क्या हाल है सर? उनका कहाँ प्रगति है? मैं आपको बता दूं, प्रगति की बात बता दूं, आपका ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन चल रहा है, ठीक है। आपका लोहारी डैम जो है उसका काम पूरा हो चुका है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। आप गिनते रहना, मैं बताता जाऊंगा, और थपलियाल जी भी थोड़ा गिनते रहना, और नोट आगे के लिए भी काम आएगा इनको। और आपका फिर आ जाइए कि यमुनोत्री रोपवे के लिए हमको परमिशन मिल चुकी है, केदारनाथ रोपवे के लिए हमें परमिशन मिल चुकी है, बद्रीनाथ में किस प्रकार से उसका जो पूरा काम चल रहा है वो लगातार काम चल रहा है, और ऑल वेदर का जो नेक्स्ट फेज है उसमें काम चल रहा है। आपका जो बल्लूपुर से जो पोंटा साहिब है वो तीव्र गति से उसका काम चल रहा है। और आपका ये क्या कहते हैं कि ये जो हमारा जो हरिद्वार से और ये क्या बोलते हैं देहरादून तक का जो हमारा जो इसी जो कालखंड बताया है, इसी कालखंड में था, उसी कालखंड में ये पूरा का पूरा हाईवे बन के तैयार हुआ। अब दिल्ली से लेके देहरादून तक जो हमारा जो चल रहा है, क्या कहते हैं, हाईवे का निर्माण चल रहा है, वो तीव्र गति से चल रहा है। और देहरादून से आनंद गाजियाबाद तक वंदे मातरम ट्रेन चली है, तमाम वो ट्रेनें बढ़ी है। टनकपुर से बनबसा के लिए जो रेलवे लाइन की उसकी स्वीकृति मिली है। उसके बाद आपका यहाँ देवबंद रुड़की से होते हुए जो चली है उसकी स्वीकृति मिल चुकी है। इसके बाद मैं आपको और जो कहूँ कि जो हमारी जो प्रधानमंत्री सड़क योजनाओं में जो गांव रह जाते थे कि भाई उसकी जो एक लिमिटेशन है केंद्र सरकार के अपने नॉर्म से कि भाई 500 से अधिक आबादी चाहिए, उन गांवों से जहां पे कम है, जो कनेक्टेड नहीं है, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने पीएमओ कार्यालय के दिया है, वहां से भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। केशव बांध जो हमारा बनना है, जो चकराता विधानसभा में मिलता है, उसके लिए हमें पूरी परमिशन मिल चुकी है। अब लखवाड़ बांध है, उसका पैसा भी रिलीज हो चुका है, उसके लिए काम के लिए टेंडरिंग भी हो चुकी है। ये सब काम लगातार चल रहे हैं। और ये नहीं, जो हमारे जो सीमावर्ती जो गांव है, वहां पर जो केंद्र सरकार की योजना है, जो इससे पहले वाले बजट में आई थी कि वाइब्रेंट विलेज के लिए, और आज मुख्य सचिव का भी उसमें बयान आया है, अखबारों में भी छपा है आज,
उन गांवों को किस प्रकार से आर्थिक रूप से भारत की विकास यात्रा में जोड़ना है और राज्य के विकास यात्रा में जोड़ना है, उनके लिए लगातार उनके लिए भी काम चल रहा है। और प्रधानमंत्री जी खुद अपने आप जिस प्रकार से यहाँ उत्तराखंड में लगातार आते हैं और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जाते हैं, माणा जैसे गांव में रुकते हैं। अभी जो आने वाला उनका मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अखबारों के जरिए से मुझे भी सूचना मिली है कि भाई वो गूंजी गांव में पिथौरागढ़ के जो पिथौरागढ़ से जो सीमावर्ती गांव है उस गांव तक जाने वाले हैं। वो तमाम योजना यहां पर आज की डेट में चल रही है। अब आ जाता हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस प्रकार से हमारे उत्तराखंड में हमने 3 मेडिकल कॉलेज बनाए, श्रीनगर का, अल्मोड़ा का, हल्द्वानी का, और हरिद्वार में जिस प्रकार से भी जो उसका निर्माण चल ही रहा है, और रुद्रपुर में भी लगातार उसका काम चल ही रहा है। और यही नहीं, सैटेलाइट एम्स है उसको लाने का भी काम किया है। और एक और चीज बता दूं, कोविड के समय जिस प्रकार से उत्तराखंड में मैं खासकर बताऊं कि सभी राज्यों को लाभ हुआ है, उत्तराखंड को बहुत ही उसका लाभ हुआ है। हमारे यहाँ केवल मैं आपको दिव्य दर्शनी जी बताना चाहता हूं, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, थपलियाल जी को भी बताना चाहता हूं, केवल मात्र 1 ऑक्सीजन प्लांट था हमारे पास कोविड से पहले। और आज की डेट में आप सरकार से, चाहे अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं हो रहा, सरकार से आप सूचना के माध्यम से ले सकते हो। आज की डेट में हमारे जितने भी जिला हॉस्पिटल है वहां पर इंक्लूड 87 हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट्स अभी तक हो चुके हैं उत्तराखंड के अंदर। और आज की डेट में मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड के अंदर डॉक्टरों की जो पूर्ति होनी चाहिए थी उस पूर्ति को पूरा किया जा चुका है। और यही नहीं, जो हमारा कोऑर्डिनेशन हॉस्पिटल था या दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल था उसको हमने जिस प्रकार से जिला हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया, और हमारा दून हॉस्पिटल, यही हम देहरादून में बैठ के बात कर रहे हैं, उसको चल रहे नहीं, वो कह रहे हैं कि काम ही नहीं होता है। क्या है कि अच्छा मैं दूसरा एक खत्म कर देता हूं। बात ये रही कि भाई जो आज दायित्वधारी दिए गए हैं, पहले उन लोगों का एक बार बैकग्राउंड उठा के देख लीजिए कि समाज के बीच में किस प्रकार से जाके उन्होंने काम किया है। एक एक व्यक्ति ने अपने जीवन को लगभग 30-40 साल खपा दिया है। उसके बाद आज सरकार की नजरों में वो पड़े हैं कि भाई इस प्रकार के व्यक्ति सरकार के केंद्र में आना चाहिए, जिससे सरकार का जो विकेंद्रीकरण है वो स्पष्ट रूप से लोगों के अंतिम पायदान तक पहुंचे, और वो पहुंच रहा है। मैं फिर आपको कहा कि 2022 में ऐसे ही परिणाम नहीं आ गए कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार में आ गए। ये इसीलिए आए कि हमने उन तक सरकार की पहुंच बनाई, सरकार की योजनाएं उन तक पहुंची। थपलियाल जी, आपने पूछा 120 योजनाएं और सत्यवीर जी ने ये तमाम काम गिनाए, आप संतुष्ट हैं इस बात से? देखिए, ये इन्होंने जिन योजनाओं को बताया है ठीक है, इन पे चल लिए हैं, इनके कार्य चल रहे हैं। योजनाएं धरातल पे उतरी नहीं उतरी, लेकिन कार्य चल रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन। अब ये कह रहे हैं कि 82, 83 हमने ऑक्सीजन प्लांट जो है 87 प्लांट, ये इससे पहले जब ये था महामारी चली थी कोविड-19 की, तो उस दौरान सरकार के पास पैसा नहीं था, सरकार पर बजट नहीं था। ये कब लॉन्च हुए, ये कहाँ लॉन्च हुए, किन किन जगह लॉन्च हुए? जितनी योजनाओं को इन्होंने बताया उस पे केवल डॉक्यूमेंटेशन कार्य चल रहा है। अभी ऑल वेदर रोड की ये बात कर रहे थे, मैं अभी तय करके आ रहा हूँ 2 दिन पहले। वो हाल है ऑल वेदर रोड के कि आप उसमें ट्रैवलिंग करने में अकेले जा नहीं सकते हैं, आपके साथ कोई दूसरा आदमी होगा तो तब चल जा सकते हैं। हर 5 किलोमीटर पे रोड के हाल बुरे हैं। ये विकास नहीं, विनाश है। आपने जो मूलभूत योजनाएं थी, जो जनता की जरूरत थी, नीड थी, उसकी बात कर रहे हैं हम। ये योजनाएं तो सार्वजनिक योजनाएं हैं। चलिए, ये योजनाएं तो बहुत लंबा जिक्र हो जाएगा सर, ये योजनाएं तो बहुत लंबा जिक्र हो जाएगा। फैक्ट नहीं था। हॉस्पिटल की बात करें तो जितने हॉस्पिटल्स हैं, अगर मैं बेस हॉस्पिटल श्रीनगर की बात करूं, मेरे घर से बहुत करीब है, अगर उस हॉस्पिटल की मैं बात करूं तो उसमें कोई भी सर्जन ऐसा नहीं कि आपातकालीन कोई इमरजेंसी केस अगर आ गया इनके पास तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसे रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है थपलियाल जी, ये तो योजनाओं की बात है सर, ये तो ऑनगोइंग चलता रहेगा, अनएंडिंग चीज है। लेकिन आज दायित्वधारियों की बात हो रही है, आगे आने वाले कितने ऐसे दायित्वधारी होंगे? आशीष नौटियाल जी, आपने कहा इनकी पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं टूट है और ये टेस्टिंग टाइम है कि कौन नाराज हो सकता है। ये पढ़ लिख के आ जाते हैं और ठीक है। आशीष जी, आप लोगों की पार्टी में इससे ज्यादा अंदर खाने टूट जो है वो शायद कांग्रेस के अलावा और किसी पार्टी में इस प्रदेश में नहीं देखी गई हो। कम से कम उनकी पार्टी में अगर टूट होती है तो मनाने का भी जिगरा रखते हैं, लेकिन आप लोगों के तो नेता मानते ही नहीं है। वो अंदर खाने बोला जाता है कि वो हमारी डेमोक्रेसी है, पार्टी के अंदर की इंडिपेंडेंस है, जो इस तरीके से काम होता है। देखिए मैडम, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अभी सत्यवीर भाई ने बताया कि 87 ऑक्सीजन प्लांट लगाए। बहुत अच्छा किया आपने कि बरसात के बाद आपने छाता खरीद लिया,
या दिवाली चली गई तो आपने पटाखे खरीद लिए। इस तरह से आपने जब कोरोना चले गया तो आपने ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया, जो काम जब खत्म हो गया। कितने लोग ऑक्सीजन के बिना मर गए, आप लोगों ने वो देखा नहीं। सिर्फ वहां भी उस समय राजनीति चल रही थी, सोच चल रही थी, सिर्फ यही चल रहा था। आज मैडम डेंगू की वजह से कितना परेशानी हो रही है। इन लोगों से अगर पूछो कि आपने क्या व्यवस्थाएं की डेंगू के नाम पे, तो मैडम जीरो है सत्येंद्र भाई। अभी आपसे ही पूछूंगा मैं सवाल, आज ये व्यवस्थाओं पे आप जीरो हैं। डेंगू के नाम पे मैडम इन्होंने क्या करा, कुछ जो एनजीओ हैं, जो सामाजिक संगठन है, जो ब्लड डोनेट करते हैं, उन संगठनों का एक ग्रुप बना दिया। उन सब संगठनों को जोड़ के एक ग्रुप इन्होंने तैयार करा और अपना एक टोल फ्री नंबर इशू कर दिया कि अगर किसी को ब्लड चाहिए तो हमें फोन करे। जब हम फोन करते हैं वहां पे, तो वो उस जो हम भी इंक्वायरी डालते हैं कि ओ पॉजिटिव चाहिए, जो भी चाहिए, वो उसको उस ग्रुप में डाल देते हैं। उस ग्रुप में क्या होता है, कई लोग जुड़े हुए हैं जो बेचारे नए नए बच्चे हैं जो ब्लड देते हैं, बड़े अच्छा काम करते हैं बेचारे, तो वो लोग वहां से आते हैं, अप्रोच करते हैं। फिर इनको पूछा, ये बताते हैं कि आप उस हॉस्पिटल में जाके इसका प्लेट्स निकाल लीजिए, और प्लेट्स निकालने के 12,000 रुपए चार्ज है मैडम। प्लेट्स 3-4 जगह निकल रही है। और अभी आपने देखा होगा दून हॉस्पिटल जैसी जगह में इन्होंने पिछले कितने दिनों से जो प्लेट्स निकालने की जो मशीन होती, किट होती है, वो खत्म थी। और बड़ी मुश्किल से किट जब एक हफ्ते बाद आई तो कितनी आई, 10 किटें दून हॉस्पिटल के अंदर 10 किटें आ रही है। और मैडम इतना झूठे लोग हैं, इसका डेंगू का आंकड़ा भी छिपा रहे हैं। ठीक है सर, आप देखिए 12 और 18 मैडम वहां पे क्या करेंगे दायित्वधारी? अगर ये दायित्वधारी बीमार लोगों को नहीं देख सकते तो मैडम बेकार है सब दायित्व। ठीक है, पार्टी के अंदर की डेमोक्रेसी की बात कीजिए ना सर। हम बात कर रहे हैं, आपने कहा, सवाल उठाया बीजेपी के कि आप ये टेस्टिंग टाइम है, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कौन नाराज होगा कौन नहीं। तो क्या ये कांग्रेस भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती अपने पार्टी के अंदर? आपके वहां पे तो अंदर खाने बहुत टूट होती रहती है। देखो मैडम, ये भारतीय जनता पार्टी है, किसी को ब्लैकमेल करके अपनी पार्टी में शामिल करती है, तो किसी को धन बल का सहारा लेकर। आप देखिए अभी वहां पे क्या किया इन्होंने, अजीत पवार का क्या किया। जिस अजीत पवार के लिए प्रधानमंत्री जी चिल्लाते रहे कि ये इतने 1000 करोड़ के घोटाले का आरोपी है, उसको अपनी पार्टी में कांग्रेस ऐसा क्यों नहीं करती? क्यों करें मैडम? हम तुच्छ राजनीति क्यों करें? जरूरी है कि वो अगर तुच्छ राजनीति करते हैं, वो गिरवी स्तर पर राजनीति करते हैं, तो हम भी गिरवी स्तर पे फायदा मिल रहा है सर आप लोगों को? क्या करना फायदा हो मैडम? रहा है? ऐसे फायदे का जो देश के लिए ना हो, सिर्फ अपनी पार्टी को बनाने का फायदा नहीं चाहिए ऐसी सरकारें। अगर जिस सरकार का उद्देश्य सिर्फ जनता को लूटना है, वो सरकार नहीं चाहिए। जनता तो चूज कर रही है ना सर। मैडम जनता ने देख लिया 11 साल 9 साल इनके जो इनका राज रहा, क्या इन्होंने क्या बोल के आए थे, क्या किया, कहाँ है वो गुजरात मॉडल? आप बताएं ना। आप गुजरात मॉडल के लिए बड़ा सीना चौड़ा करे बोलते रहे, गुजरात मॉडल, कहाँ है वो गुजरात मॉडल? आप स्मार्ट सिटी की बात करते रहे, 100 स्मार्ट सिटी बनाना सपना है मोदी जी का, कहाँ है वो स्मार्ट सिटी? अरे तीर्थ पुरोहितों का भी श्राप लग रहा है आप लोगों पे। आप बद्रीनाथ के अंदर आपने जगहें बर्बाद कर दी हैं। लोगों की जो पौराणिक चीजें थी, जो पौराणिक जगहें थी जहां से जल के स्रोत थे, वो तक इन लोगों ने बंद कर दिए। रातों रात लोगों में मकान तोड़ दिए, वो बेचारे धरने में बैठे हैं आज भी। क्या कर रहे हैं आप लोग? सिर्फ अपनी सरकार को चलाने के लिए। और अब मैडम एक बात है, इनको अपनी सरकार को बचाना एक मजबूरी हो गया है, क्योंकि अब ये सत्ता से जैसे बाहर होंगे, अब ये लोग जेल जाना शुरू करेंगे। तो इसलिए साम दाम दंड भेद सब यूज कर रहे हैं, क्योंकि जेल जाने से बचना चाहते हैं। और निश्चित आप लोगों की सरकार अब नहीं आएगी। जो इंडिया गठबंधन है उसके मुकाबले आप कहीं स्टैंड ही नहीं करते। आप अपने सांसदों को विधायक का चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं, मंत्रियों को विधायक का चुनाव। आप देखें इनका स्तर कितना गिर गया है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी सत्यवीर जी। सुभाष झा जी, हम लोग सवाल उठा रहे थे कि आखिर क्राइटेरिया क्या होगा? आप दायित्व बांटेंगे तो किस बिना पे बांटेंगे? जो 10 नाम शुमार किए गए हैं उसमें एक महिला कैंडिडेट भी हैं, जिनको मधु भट्ट को भी यहाँ पर दायित्व मिला है। आपको क्या लगता है, आपका एनालिसिस क्या कहता है कि किस बिना पर ये दायित्व का बंटवारा हुआ है? देखिए, बड़ी सीधी बात है कि इनके यहाँ भाजपा की जो कार्यशैली है, और जितना मैं जानता हूँ, सत्यवीर जी ज़्यादा जानते होंगे हमसे, जो वो शैली सीधा सीधा है कि संघ के लोगों ने जो लिस्ट जारी किया होगा, यहाँ से जाकर के दिल्ली से जो मुहर लगी होगी और वहाँ से मुहर लग करके यहाँ आई होगी, उससे पहले रिपोर्टें गई होंगी जो इन लोगों को दिया जाए वरिष्ठता सूची में, और फिर उन लोगों को यहाँ जो है दायित्वधारी में उनको सूची में रखा गया होगा। अब रह गई राजनीति, फौरी तौर पर राजनीति की बात, तो मैं इस बात से सहमत हूं कि अभी 10 लोगों को दिया गया है। निश्चित तौर पे ये 10 लोगों को देने से बहुत सारी चीजें, अंदरूनी जो चीजें हैं वो सामने बीमारियां आएंगी। बहुत सारे लोग जो ताक में बैठे थे, 2-3 हमारे भी जानने वाले लोग थे, वो बार बार फोन करेंगे, भाई साहब लीक जारी हो गया क्या? तो वैसे लोग जाहिर है कि वो भी भागदौड़ अपना तेज करेंगे, रूठना मनाना ये सब चलेगा। लेकिन बावजूद इसके मुझे लगता है कि फिर 2 जगह
हर जगह पैचअप करने की कोशिश की जाएगी और अंततः फिर 10-20 नाम इसके आगे। अभी ये खेल शुरू हुआ है, ये खेल चलेगा। लेकिन मूल सवाल ये रह गया कि जब सत्ता के विकेंद्रीकरण के प्रति इतने चिंतित हैं, इतनी चिंतित है भाजपा, तो आखिर 2 साल तक इस विकेंद्रीकरण को रोक करके क्यों रखा? दूसरी बात, अगर दायित्वधारियों से काम अगर प्रदेश को फायदा होता है, ये मान लिया जाए, ये सही है, तो ये बताइए कि 2 साल तक आपने इस फायदे से प्रदेश को वंचित क्यों रखा? आखिर वो कौन से कारण थे? इसका जवाब हमारे सतवीर जी ने अभी तक नहीं दिया और ये बात ओवरलुक हो गई। सतवीर जी, इसी बात का जवाब दे दीजिए कि पहले तो आशीष जी ने कहा कि वही हम सत्ता का दुरुपयोग करते हैं और लोगों को खरीदते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा स्मरण में लाना चाहता हूँ आपके दिव्य दर्शनी जी, आपके माध्यम से। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जब वो सत्ता में थे, वहां तक ईमानदारी थी, सुन तो फिर आप लोग आगे बेईमान साहब। तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जब सरकार में थे, केवल 1 वोट से सरकार गिरी और हमारे लिए 1 वोट साधना कोई बड़ी बात नहीं थी उस समय। मगर जिन विचारों के आधार पर, जिन सिद्धांतों के आधार पर हम सत्ता में आए हैं, हमने कहा है कि हम कभी भी उनसे समझौता नहीं करेंगे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने भरी संसद में कहा था कि मैं इसको मंडी नहीं बनने दूंगा, कि जिस प्रकार से हम लगातार देखते हुए आए कि एक दल किस प्रकार से करता है। अब आपको मैं बता देता हूं 2008 और 2009 का ऑन रिकॉर्डेड बता देता हूं आपको जी। कि उनपे इतने बड़े बड़े आरोपों के अंदर, जेल के अंदर थे। किस प्रकार से आधी रात को मनमोहन की सरकार ने, यूपीए की सरकार ने सोनिया गांधी के इशारों पर 8 लोगों को छोड़ा था। उसमें से सबसे बड़ा जिसको कि जिसके ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप लगे थे, इतने बड़े बड़े आरोपों के अंदर जिस प्रकार से जेल के अंदर था, अतीक अहमद जैसे को इन्होंने अपनी सत्ता बचाने के लिए 8 लोग ऐसे थे, दिव्या दर्शनी जी, 8 लोग। एक तरफ देख लीजिए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने किसी तरीके से सिद्धांतों और विचारों से कोई समझौता नहीं किया, मगर अपनी सत्ता बचाने के लिए किस प्रकार के लोगों को जेल से बाहर निकाला। जेल से बाहर ही नहीं निकाला, कितनी सौदेबाजी हुई होगी आप इससे समझ सकते हैं। अटल बिहारी और भी आप लोगों ने भी निकाला, और इसके बाद लोगों ने भी निकाला, ऐसे हमने हमने बाहर निकाला, हमने क्या निकाला? हमने तो बाहर निकाला, एक मिनट, आप दोनों शांत आपने बाहर निकाला। मुख्तार अंसारी अरे को पंजाब से लोग आपकी पार्टी में बैठे, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा उसके लिए। के जो मेन वीआईपी है वो आपकी पार्टी के बड़े नेता है। कहानी कर रहे हैं आप लोग। ठीक है आशीष जी, शांत हो जाइए। अब हम टॉपिक पे आ जाते हैं सर, समय की कमी है, समय की कमी। ठीक है, अभी समय की कमी। अटल बिहारी जी बेचारे, उनकी बात ठीक है सर, वो भी समय आएगा, उसमें भी डिस्कशन होगा। साइड कर दिया। ठीक है आशीष जी, आशीष जी जवाब नहीं मिल पाएगा सवालों का। बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर उठाए गए हैं। सुभाष झा जी ने जो सवाल किया था, सत्यवीर जी उसका जवाब दे दीजिए। मैं आपको बताऊं, मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, हमारी पार्टी का ध्येय है किस प्रकार से लोगों तक सरकार की योजनाएं पहुंचे, सरकार का विकेंद्रीकरण किस प्रकार से हो। आज जो सरकार का विकेंद्रीकरण हुआ है, एक व्यक्ति, मैंने कहा ना, इन्होंने 30-30, 40-40 साल लोगों के बीच में 2 साल से आपने एक और आरोप लगाया इन्होंने। झाजी ने एक और आरोप लगाया। 2 साल से इस विकेंद्रीकरण को क्यों रोक रखा था आपने? मेरा सवाल ये है। सुन लीजिए, झाजी ने, मुझे लगता है कि वो गलती से उनसे बोला गया, और जो उन्होंने बोला क्या इन्होंने, हो सकता है निकल गया, या आप भी कह रहे हो इन्होंने गलती से इनसे निकल गया होगा इनके मुंह से, जो इन्होंने कहा कि ये लिस्ट जो है दिल्ली से साइन होके आई है। आई होगी, सुन तो लो, आई होगी, जितना मैं जानता हूं। अरे मुख्यमंत्री जी का ये विशेषाधिकार है, मुख्यमंत्री जी पर वहाँ लंदन में यहाँ के मुख्यमंत्री ला रहे हैं, वो दिल्ली तय करता है, ये बच्चा जानता है। मैंने आपको शुरू में कहा, ठीक है, आप सब लोग साथ में बोलेंगे, सुनाई नहीं देगा। आपने शुरू में, मुझे लगता है कि सही से नहीं सुन पाए होंगे, मेरा ऑडियो शायद आप तक नहीं पहुंच पाएगा। मैंने शुरू में ही कहा, हमारे यहाँ जो निर्णय होते हैं वो राज्य में होते हैं, केंद्र के केंद्र पे होते हैं। हमारे ये नहीं होते कि मुख्यमंत्री या केंद्र तक साधे जाए, उसके बाद उसको किया जाए। गई थी ना सत्यवीर जी, दिल्ली लिस्ट तो गई थी। मुख्यमंत्री बनाया, दिल्ली नहीं गई, दिल्ली में हो सकता है कि कांग्रेस के समय लगातार जाती थी दिल्ली, वो वो ट्रेंड। 2 साल तक आपने विकेंद्रीकरण को रोक करके क्यों रखा था? मैं आप ही को बोल रही हूँ सर, 2 साल तक आपने विकेंद्रीकरण को रोक करके क्यों रखा था? मेरा सवाल ये है। डिजिटल मीडिया में ये खबरें शुरू से थी, कई 1-2 साल हो गए, और ये थी कि जितने बार भी मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं, हमेशा ये बात निकलकर सामने आई, मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं तो अब तोहफा आएगा और दायित्व का बंटवारा होगा। तो आखिरकार ऐसा क्यों है कि दोनों चीजों को जोड़ा गया? अगर राज्य में होना तो फिर मुख्यमंत्री दिल्ली में जाए या कहीं भी जाए, दायित्व तो यहीं बंटवारे होंगे।
छुप के लिस्ट निकाली मैडम इन्होंने, वहां छुप गए दायित्व देने से पहले। अरे इतना आपा नहीं तो खोते, छुप के निकाली इन्होंने। आप तो बड़े समलेव व्यक्ति, आप तो समलेव व्यक्ति हैं, तो आज आपा खोल रहे हैं, बड़े समलेव व्यक्ति हैं। हाँ, तो सुन लीजिए, मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री जी जितने बार भी गए हैं उत्तराखंड में, किस प्रकार से केंद्र के माध्यम से योजनाएं आए, किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर आए, तो मैं उसमें से एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहता हूं। जो लखवाड़ बयान था, आज के समय का नहीं है, ये जो पेंडिंग था, ये 60-70 के दशक था, उसको किस प्रकार से मंजूरी दिलानी है, किस प्रकार से उसको अमली जामा पहनाना है, किस प्रकार से वित्तीय व्यवस्था का प्रबंधन करना है, जो उसमें आ रहे थे, जोड़ के देखा सर। सुन तो लीजिए, तो अब एक सवाल का, छोटे से सवाल का, ये राज्य का विषय था, ये राज्य से बाहर नहीं जाते। मैं तो हमारी सत्ता, हमारी जो कार्यशैली है, क्यों नहीं हुआ 2 साल से? जो झा साहब आप ये बता दीजिए, 2 साल में ऐसी कौन सी दिक्कत आई जो हमने लोगों तक नहीं पहुंचे? हाँ, ये है कि हमने और हाथ बढ़ा दिए सर। मुख्यमंत्री जी को विशेषाधिकार है कि भाई और हाथ बढ़ाने चाहिए, आने वाले समय पे लगेगा और बढ़ाएंगे, हमें कोई इसमें हर्ज तो ना। हमारे पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ता बेस आधार पार्टी है, नेता बेस पार्टी तो कांग्रेस है। अब जो कार्यकर्ता बेस पार्टी होती है वो तो हमेशा जनता के बीच में रहता है, सरकार की योजना मुख्यमंत्री पे गंभीर आरोप लगाया आपने। आपने आरोप, हम किसने मुख्यमंत्री पे आरोप लगाया? अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने लगाया, झा जी ने लगाया कि वो दिल्ली से साइन लिस्ट होके आती है। हमारे यहाँ जो राज्य की जो व्यवस्था है, हम राज्य की व्यवस्था में ही रह के काम करते हैं। हमारे ये नहीं है, मैंने फिर ही कहा, हमारे यहाँ ये दौड़ नहीं लगती दिल्ली तक के। दिल्ली के लिए अगर दौड़ लगाते, हम किस प्रकार से उत्तराखंड के लिए योजनाएं ला सके, केंद्र पोषित योजनाओं को किस प्रकार से उत्तराखंड में ला सके, अधिक से अधिक लाभ किस प्रकार से मिल सके। अभी आपने देखा होगा जो इंडस्ट्रियल सर्विसेज के लिए जो पैसा आया है, अभी चाहे वो हम 2 हिमालयन राज्य है जो क्या बोलते 2017 से मुझे लग रहा है कि वो पेंडिंग था, जो भी था, जो 28-29 तक के लिए मिला है, हिमाचल के लिए भी और उत्तराखंड के लिए 116 समथिंग करोड़, ऐसी समथिंग है, मुझे पूरा एक्चुअल फिगर याद नहीं है अभी। तो किस प्रकार से उसके लिए पहल की गई और उसका लाभ हिमाचल को भी मिला, हमारे पहल से अन्य राज्यों को भी लाभ मिलता है, उत्तराखंड को भी लाभ मिलता है। आपसे ये सवाल है, दायित्व का बंटवारा इंपॉर्टेंट है, तो क्या जो कैबिनेट का विस्तार है वो जरूरी नहीं है? 4 पद खाली पड़े हैं कैबिनेट के अंदर, और यहाँ पर एक मंत्री के पास, खुद मुख्यमंत्री के पास बहुत सारे विभाग हैं, तो क्या नहीं लगता कि वहां पर भी मुख्यमंत्री को ज्यादा हाथ चाहिए? जो 4 पद खाली, एटलीस्ट वो तो भर जाएं। मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारे पास अभी, जितनों के पास जो मंत्री है, उनके पास जितने भी विभाग है, वो इतने क्षमतावान है कि वो सभी को हैंडल कर रहे हैं। उसी के अनुसार ये परिणाम आपको देखने को मिल रहे हैं। और एक मैं बात बता दूं, जो दायित्वधारी जो बांटे जाते हैं, ये संवैधानिक व्यवस्था है और संवैधानिक व्यवस्था के अंदर ही काम हो रहे हैं। हमने कोई ऐसा अलोकतांत्रिक और संवैधानिक कार्य तो कर नहीं दिया। सारे के सारे कैबिनेट भी संवैधानिक व्यवस्था है, बिल्कुल हो रहा है, सब कुछ होगा, समय पे होगा। और जनता, देखो मैं आपको बता दूं, अगर हम कोई गलत काम कर रहे होते दिव्य दर्शनी ना, तो हम 2022 में आते। उसके बाद तमाम चुनाव हुए दिव्य दर्शनी जी, चाहे उपचुनाव ले लो, चाहे निकाय पंचायत के चुनाव ले लो, चाहे आप बागेश्वर का चुनाव हाल ही में ही हुआ है, उसका तो परिणाम अभी आया। अगर हम कोई गलत काम करते हैं, लोकतंत्र में तो दिव्य दर्शनी जी, जो जनता द्वारा जो फैसला दिया जाता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। और लोकतंत्र में जनता ही संप्रभु है, हम अब उसके सामने तो हम नतमस्तक हैं। आप ये बताइए सत्यवीर जी, जब यहाँ पर विभागों का जो अभी दायित्व बंटवारे नहीं हो रहे थे, तो भी जनता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल सेक्शन है इस समाज का, वो कहीं ना कहीं सवाल कर रहा था कि ये पद खाली पड़े हुए, इनसे कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है, उसका भराव हुआ। कैबिनेट के लिए भी वही सवाल है। दिव्य दर्शनी जी, मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ, थपलियाल जी ने पहले सेगमेंट में कहा था, मैं एक महत्वपूर्ण चीज आपको बताना चाहता हूँ। उत्तराखंड में जो महत्वपूर्ण एक योजना चल रही है प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, आज तक का समूल बजट उठा के देख लीजिए उत्तराखंड में कि अगर हमको इतना पैसा मिला होगा, 60 करोड़ से अधिक का काम अभी उत्तराखंड के अंदर हो चुका है और उसका पैसा भी हमें केंद्र से रिलीज हो चुका है। अब ये जो पहल की गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और जो उस विभाग के मंत्री जी सतपाल महाराज जी के द्वारा, तो तभी उसी की बात के हम इसके बाद हमको मिल पाया ये सब पैसा। इतने जब मैं कह रहा हूं ना कि हम इन चीजों के लिए दिल्ली नहीं जाते, ये राज्य का विषय, हम जाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ के लोगों के लिए वहां से केंद्र पोषित योजनाओं का लाभ मिल सके, अधिकाधिक मिल सके, आर्थिक रूप से हमें किस प्रकार से मजबूती मिल सके, उसलिए काम कर रहे। एक बात और आपको मैं बताता हूं, अभी जब जीएसटी लागू हुआ था कि उत्तराखंड को बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा, और आपने कहा कि विभागों का जिस प्रकार से अभी कुछ मंत्री बनने हैं, आप जीएसटी के आंकड़े उठा के देख लीजिए, नेशनल एवरेज 18% है, हमारा एवरेज 19% है, हम 1% बढ़े हैं। उसके लिए जिस प्रकार से हमने काम किया, लोगों को जागरूक किया, उसलिए यह कि पूरे देश में हम जिस प्रकार से उभर के आए, हमारी व्यवस्थाओं में, हमारी कार्य
कार्यशैली में अगर थोड़ा भी तनिक भी इस प्रकार का होता कि भाई हम जनता तक काम नहीं पहुंच रहे हैं, सरकार सही रास्ते पे नहीं चल रही है, तो हमें जितने चुनाव उसमें वो हमारे परिणाम हमारे अनुकूल नहीं होते। मैंने कहा कि हमारी सरकार का ध्येय यही है कि दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो कहा एकात्म मानववाद का और अंत्योदय का जो विचार दिया है उसको अनुसरण कर रहे हैं, उसको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं। आज गांव का व्यक्ति भी खुशहाल है और शहर का व्यक्ति भी खुशहाल है। और मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों के मरोड़े हो रहे होंगे कि सरकार इतने अच्छे तरीके से चल रही है, क्योंकि जब मैं एक उदाहरण के साथ खत्म करना चाहता हूं कि मुख्तार अंसार इतना बड़ा अपराधी, उसको पंजाब में किस प्रकार से शह दिया गया कांग्रेस की गवर्नमेंट के द्वारा और किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा उसको वहां पर लाने के लिए। तो आप समझ सकते हो, वो बहुत अच्छा जाहिर कर रहे हैं। बता देता हूँ, बता देता हूँ आपको खुशी हो रही है? आज वो दिन नहीं है, मैं इसलिए बोल रही हूँ आप दोनों को रोकेंगे, आप दोनों को रोकेंगे। नहीं, हम नहीं अलाउ करेंगे सर। नहीं, आज वो मुद्दा है, आज वो मुद्दा नहीं है सर। आशीष जी, समय की कमी है, समय की कमी है, समय की कमी। ठीक है, आप दोनों शांत, ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। अनिल थपलियाल जी जरा बोल दीजिए, सत्यवीर जी को बोलने की क्षमता रखते हो तो सुनने की क्षमता भी रखें। आपने जो योजनाएं गिनाई है ना, आप ये बताइए जोशी मठ में 30,000 लोग प्रभावित हुए आपदा से, ठोस योजना बता रहे हैं आप कार्य कर रहे थे। परसों डिबेट में था, 800 लोग घर से बेघर हुए, 400 लोग उसमें से किराए पे हैं, 400 लोग टेंट लगा के हैं, 80 लोगों को विस्थापित किया आपने। आप ये बताइए, ये योजना आपकी, इस पे ये प्रगति है, ये कार्य पे है। दूसरा, आप कह रहे हैं कि हमने जितने भी कानून लाए हम उनको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। 2023 ही क्यों चुना आपने? पहली बात, आप यूसीसी का क्या हुआ? महिला आरक्षण विधेयक आपने पास कर दिया, ये कब लागू होगा ये बताइए? भू कानून का क्या हुआ? जब से राज्य बना था उससे पहले यूकेडी का स्लोगन था ये। आप इसे बताइए, प्लान पे क्या ठोस आपने कदम उठाए हैं अभी तक? प्लान कहाँ रुका है? कहा हमको बताइए ना। बेरोजगारी कहाँ स्टॉप हुई है? आप बोल रहे हैं हमने रोजगार पे हमने उत्तराखंड के विकास पे काम। आपकी एक महिला सशक्तिकरण का एक डिपार्टमेंट है, मैं बताऊं आपको, 181 जिसको कॉल सेंटर दिया आपने, 70 बार फोन किया एक महिला ने मेरे बार, और फिर मेरे पास फोन आया तब जाके मैंने फोन किया। वहां आप उनका बिल तक नहीं भर पा रहे हैं। आप कह रहे हैं ये योजना, ये योजना, ये योजना, बीएसएनएल वाला आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर देता है। क्या बात कर रहे हैं आप? महिला सशक्तिकरण का, महिला आयोग के अंतर्गत है, महिला सशक्तिकरण का डिपार्टमेंट है। आप सुनिए, आप केवल समय की कमी है सर, समय की कमी है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पाठशाला है, आरएसएस जड़ है और आप फल हैं, वो ज्ञान देते हैं, ज्ञानी है। ठीक है सर, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी और सुभाष झा जी आपसे शुरुआत करूंगी। सर, अब 10 लोगों के पास बंटवारे हो चुके हैं, दायित्वधारी बन चुके हैं। इन 10 लोगों के बाद क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या बेहतरी होगी अब कामों में? कितना फास्ट होगा काम? 1 मिनट समय है क्या? जी बताएं सर, शॉर्ट में प्लीज। सबसे पहले तो मैं एक लाइन में थोड़ी सी चुटकी ले लूं और बात को कंक्लूड भी कर दूं सत्यवीर जी के बात पे। जी, जिन लोगों के पास 2-2, 4-4 दायित्व हैं, जिन कैबिनेट मंत्रियों के पास कैबिनेट के, वो लोग क्षमतावान लोग हैं। और इसके बाद अगर कैबिनेट में विस्तार हुआ तो ये मान लिया जाएगा कि उनका क्षमता अब कम हो गया है, इसलिए उसका विस्तार हो रहा है। अब रह गई बात जो आपने जो कहा कि ये 10 का लिस्ट, अभी तो देखते जाइए, ये 10 का लिस्ट जाहिर हुआ है, अभी सामने आया है। मुझे लगता है ये लिस्ट और भी अभी आएगा 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन के अंदर, चूंकि चुनाव से पहले एक लिस्ट और 1-2 लिस्ट और आने चाहिए अगर भाजपा को यहाँ चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना है तो, और ये आएगा। दूसरी बात, अब ये राज्य पे बोझ न बने दायित्वधारी, ये लोग कुछ काम करके भी दिखाएं, ऐसी हम लोगों की उम्मीद है एक उत्तराखंडी होने के नाते, और उम्मीद करता हूं कि ऐसा होगा। बिल्कुल। अनिल थपलियाल जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट्स। अनिल थपलियाल जी, आपको आवाज आ रही है? जी। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि सत्यवीर जी से मेरा निवेदन है, प्रवक्ता जी से एक विनम्र निवेदन है यूकेडी की तरफ से, 2027 तो आप झंडे लगा दीजिएगा खाली,
वो यूकेडी का रहेगा। ये मैं आज चैलेंज कर रहा हूँ, इस चैनल से बोल रहा हूँ आपको। आप इसमें नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, योजनाएं धरातल पे लाइए आप, क्योंकि ऐसी कुंडली निकाल दी हमने, जो नया दल बना आपका, कि घोटाले से लेकर और केंद्र सरकार से लेकर और राज्य सरकार तक की पूरी कॉन्फ्रेंस में परसों रखेंगे हम आपकी कुंडली को। और ये बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ब्राह्मणों के द्वारा हमने तैयार की है, आप समझ रहे होंगे। तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि जिन योजनाओं को आप टीवी डिबेट, आप टीवी के अपना क्षेत्रीय नंबर 1 चैनल है HNN और नेशनल पर एंटर है, मैं आपको बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको आगाह करना चाहता हूं और आपसे निवेदन भी करना चाहता हूं कि जिस बातों को आप डिबेट्स में बोलते हैं उन पे कुछ आधार हो, तथ्यों का आधार हो, धरातल पे हो। और जो भी योजना आप ला रहे हैं, ये मंत्रिमंडल विस्तार, ये अध्यक्ष बोर्ड विस्तार, ये कम करें। और ये जो आपदाएं हैं, जो मैंने अभी जोशीमठ गिनाई, भू कानून, UCC, जो लोगों की मांग है, इसका विस्तार करें और राज्य विकास हित में अपना योगदान दें। सरकार बनाना ही आपका काम नहीं है, ठीक है, राज्य का विकास करना भी आपका काम है। ठीक है, आशीष नौटियाल जी, शॉर्ट में फाइनल। देखिए मैडम, अगर भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान की बात करती है तो आपने एक महिला आरक्षण बिल पास किया। आप वो जब आएगा तब आएगा, वो तो लंबा समय लगेगा। आप राज्य मंत्री 5 महिलाओं को बना के सम्मान दे देते। आप कहते हैं हमने शुरुआत कर दी है, जब बिल पास होगा तब होगा, पर आप ऐसा कर नहीं पाए। आपने इसमें भी नहीं कर पाए। क्या उसी दिन होगा जिस दिन कंपलसरी कर दिया जाएगा 30%? आज ही आप एक उदाहरण पेश करते हैं तो हमें लगता है आप वाकई महिला सम्मान करते हैं, पर आप लोग सिर्फ राजनीति करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। सत्यवीर जी, चलो महिला सम्मान पे ही खत्म कर देता हूँ। डिबेट थी दायित्वधारियों पे। महिला सम्मान की आप उत्तराखंड के 2022 के चुनाव के रिजल्ट उठा लीजिए। 7 महिलाएं किसी दल से चुन के आती है तो भारतीय जनता पार्टी है। और उत्तराखंड को पहली बार कोई विधानसभा अध्यक्ष मिलती है तो वो भी हमारे दल की है, रितु खंडूरी जी। और जो क्षेत्रीय आरक्षण था वो भी हमारी सरकार ने किया। और महिला सशक्तिकरण के लिए तो आदरणीय प्रधानमंत्री जितनी योजनाएं बनाई है और जितना उनको लाभ मिला है, चाहे चूल्हे से लेके चाहे उनके विकास तक, चाहे पायलट तक की, मैं आपको एक आंकड़ा पायलट का बता दूं। भारत 2014 से पहले और अब तक का बता दूं, 2000 पहले से गिनी चुनी हमारे पायलट महिला हुआ करती थी। और पूरे विश्व का जो आंकड़ा है, मैं आपको भारत को छोड़ के 5% केवल महिलाएं पायलट है। और भारत के अंदर 2014 से और आज 2023 के अंदर बैठे 15% महिला पायलट है। आप देख सकते हो कि चूल्हे से लेके जहाज उड़ाने तक किस प्रकार से महिला सशक्तिकरण को हमने बल दिया है। आज अगर जो हमारा जो कॉन्टिजेंट होता है कर्तव्य पथ का, जहां पे परेड निकलती है गणतंत्र दिवस पे, उसको भी अगर लीड करती है तो वो महिला करती है। तो मैं अगर महिलाओं पे बात करना चाहूं, चाहे इंद्रधनुष मिशन से लेके तमाम वो विषय है, मगर मैं आपको फिर कहना चाहता हूं कि जो हमारी सरकारों पे जो बात कर रहे हैं ना, हमारी सरकार जो राज्य में आती है या केंद्र में आती है, उसका केवल एक ही आधार है, उसकी हम सरकार अपनी योजनाओं को उन तक पहुंचाते हैं। और कार्यकर्ताओं के आधार पर हमारी रिपोर्ट बनती है कि हमारी सरकार बनने वाली है कि नहीं बनने वाली है। इसीलिए हम जनता के बीच में जाके कहते हैं कि हमारी सरकार बनने वाली है। और हमने 2022 में भी कहा था, जो ये सपने पाले हुए थे कि उत्तराखंड में किस प्रकार से अपने मंसूबों को पूरा करना है, जो उससे 2017 से पहले चल रहे थे। कार्यकर्ताओं ने हमको जिस प्रकार से ये मैंडेट दिया, उस आधार पर हम लगातार काम कर रहे हैं। और जो नए दायित्वधारी आए हैं, उनका जो समाज के बीच में काम करने का जो इतना लंबा परिश्रम रहा है, इतना लंबे समय तक उन्होंने समाज को दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में उसके बहुत अच्छे परिणाम निकलेंगे। और ये विकेंद्रीय सरकार को किस प्रकार से विकेंद्रीकरण किया जाए, उसका ये जो मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। और आने वाले समय में देवभूमि उत्तराखंड को निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। जो, और मैं आपको एक और चीज बता दूं, सर शॉर्ट में फाइनल कमेंट मेरे को रोकना पड़ेगा आपको। और इस चर्चा में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने चर्चा की, कुछ को दायित्व मिल चुके हैं, कईयों का अभी इंतजार है कि उनका नाम भी अगली फहरिस्त में होगा। अब देखना ये होगा कि अगली लिस्ट कब जारी की जाती है और कितने नामों का ऐलान किया जाता है, और इन नामों के बाद क्या बदलाव जो है वो कार्यप्रणाली में आता है और कितना विकास और गति से होता है। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।